तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था स्पीड, वेलोसिटी, और फिर देखा था हमने व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे एसेलरेशन, जिसको अब से हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा एसेलरेशन है, पहली बात ये कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से याद रखना कि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए क्या बात हो रहा है। जिस तरह की वेलोसिटी को हम बोलते थे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता था वेलोसिटी। अब एसेलरेशन जो है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ change of velocity with respect to time। ये एक्सीलरेशन है, जो हमारा डिफिनेशन है, जनरल डिफिनेशन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। मीन्स एक्सीलरेशन बता रहा है कि ये स्पीड में क्या वेरिएशन आ रहा है, इसके वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है, ये वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है, वही एक्सीलरेशन है। अब बाइक के एक्सीलरेटर को मूव करते हो, जितना ज्यादा करते हो बाइक उतना ही फास्ट भागता है, तो हम कहते हैं कि वो बाइक क्या एक्सीलरेट कर रहा है। अच्छा, आप एक्सीलरेट कर रहा है, और जब आप हिल्स पर जाते हो तो धीरे धीरे गाड़ी स्लो डाउन होती जाती है, या जब आप रोकने लगते हो, बाइक को रोकना है तो आप डीएक्सेलरेट कर देते हो, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो स्पीड क्या होता है? डाउन हो जाता है। तो एक्सीलरेशन के भी दो पार्ट हैं। तो पहले देखते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब देखते हैं कि ये जो हमारा है, जिस तरह से एवरेज वेलोसिटी होता था, उसी तरह से एक्सीलरेशन का भी अब दो पार्ट हो गया। ठीक है, एक एवरेज एक्सीलरेशन है इसका पार्ट, और एक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये दो तरीके के एक्सीलरेशन है। अब एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है, जिस तरह एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से दिखाते थे, अब हम एवरेज एक्सीलरेशन को a बार से दिखाएंगे। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी इन सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, यानी ये होगा फाइनल वेलोसिटी। मींस अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका सर्टेन वेलोसिटी, और वो अपने वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है, जैसे मान लो 2 था, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है। नीचे आ रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेरिएशन है, तो कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? जिस स्पैन में निकालना है एवरेज, वो देख लेंगे। लेट से 12 और 2 में निकालना है, तो फाइनल क्या है? 12 और इनिशियल क्या है? 2। और मानते हैं इस टाइम पीरियड में आपका 5 सेकेंड लगा, तो डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इसलिए हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी VF, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। अब देखिए इसमें कितने सारे केसेस हैं। फर्स्ट, अब एक्सेलरेशन में जिस तरह की वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसी तरह एक्सेलरेशन भी जो है वो पॉजिटिव भी होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी ये जो एक्सेलरेशन है, इट कैन टेक all three value. It can be positive, it can be negative और it can be zero। अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या है। हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है, उसका है VF माइनस VI बाई TF माइनस TI, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो इस क्वांटिटी को देखो, टाइम जो है, सबसे पहली बात कि अगर इस टर्म को आप देखोगे TF माइनस TI, तो टाइम जो है वो कभी भी फाइनल टाइम जो है वो इनिशियल टाइम से बड़ा ही होगा, क्योंकि टाइम तो क्या है? चेंज ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा आपका टाइम। बट वेलोसिटी क्या है? वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है।
तो यानी कि पूरा का पूरा ये जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी के टर्म पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी के टर्म पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। जब ये बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव और जब घट रहा है तो इसका वैल्यू नेगेटिव। अब ये कैसे होगा जाएगा, ध्यान से देखो। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा हो जाएगा तो ये जो फैक्टर है वीएफ माइनस वीआई वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का, तो हम बोलेंगे वो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, वो बॉडी क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका एक्सेलरेशन। अब जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटा हो जाए उसका वैल्यू, लेट से फाइनल वेलोसिटी जो है 10 है और इनिशियल वेलोसिटी जो था 16 था, तो -6 आ गया और नीचे टाइम वाला टर्म तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। तो इस केस में हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम आज से बोलेंगे रिटार्डेशन। नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, बोलेंगे रिटार्ड कर रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। और एक केस और देखो, जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाए, इक्वल्स, मींस बॉडी ऐसे जा रहा है 2 2 2 2, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, vf बराबर vi है, मतलब क्या कर रहा है, एक तरह से क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, ये भी चैप्टर आपके लेवल तक हम कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। मतलब एक्सेलरेशन जो है ओवर अ टाइम स्पैन कांस्टेंट रहेगा, इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या आएगा, LT-2, मीटर के लिए L, टाइम के लिए T स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो -2। अब क्या होगा कि लेट से ऐसा आ गया कि हमेशा मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 पर भी है 5, T2 पर भी देख रहे हो कि भैया वही है, T3 पर भी वही आ रहा है, मतलब ओवर अ टाइम स्पैन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ओवर अ टाइम स्पैन whatever the value of time is changing but the value of the acceleration remains constant, acceleration remains constant। तो वैसे मूवमेंट को बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। तो हम इसी की बात करेंगे, इसी पर हम पढ़ने वाले हैं। अब जरा एक बात कर लेते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, अब देखते हैं हम, ये तो हमने कर लिया, चलो अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस क्या होता है। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था, याद करो आप, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता था लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t इक्वल टू, इसी को हम क्या बोलते थे, dx बाई dt, यही हो जाता था वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। तो इसी तरह एक्सेलरेशन जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी चेंज है, लिमिट इस केस में t टेंड्स टू 0। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, आप 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड किसी टाइम पर निकालना चाहते हो, एक सर्टेन इंस्टेंट पर निकालना चाहते हो, तो वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसी को अब से हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल t इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारा है वो नॉर्मल आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, वो डिफरेंशियल फॉर्म या ग्राफिकल स्टडी पर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो एक रिलेशन तो हो गया एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ। अब देखो इसी टर्म में अगर हम d ऑफ dt छोड़ दे और हमने v का वैल्यू अगर पुट कर दे डिस्टेंस के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा ना, v की जगह हम पुट कर दे तो इसी को लिखते हैं d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर बाई
dt स्क्वायर, मतलब आप डिस्टेंस अगर हमारा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया गया है, तो 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, एक टाइम नहीं बल्कि 2 टाइम्स, तो वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको देख लेते हैं, हम एक टर्म और देख लेते हैं। समझ आ गया ना आपको ये बात? यहाँ एक 2 क्वेश्चन है, देखो आईआईटी के, यहाँ भी है, यहाँ भी। अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसको बनाएंगे। देखना कितना इजी होता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, ये कुछ भी नहीं है, आप साथ साथ चलो, जो मैं बता रहा हूँ आप आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कर रहा हूं मैं, क्लिक कर रहा हूं। अब देखो आप ध्यान से, अब क्या है कि हमारा जो है, यहां ध्यान देना आप, कि हमने लिखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या हमने जो भी फॉर्मूला अभी आया है, पहले एक देखो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी को अब सिंपली हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन को सिंपली हम एक्सेलरेशन ही बोलते चलेंगे। और ये जो हम स्टडी करने वाले हैं, अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दोनों बराबर होता है। कैसे? ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, एक ही साथ चलेगा। ठीक है ना, एक ही वैल्यू होगा दोनों का। तो अब देखो, अभी हम सिंपली ए लिखते हैं। हम लेट से मानते हैं कि एट टाइम 0 पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। एट t बराबर 0 वेलोसिटी को हम मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u, और t बराबर t1 बराबर 0 पर मान लिया, और t2 बराबर t पर, t1 बराबर 0 पर मान लिया कि उसकी वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी। और मानते हैं सर्टेन टाइम t2 बराबर t पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, वो निकल के आ गया, मानते हैं वो v है। वो क्या है, v है। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखते थे, vf माइनस vi बाई tf माइनस ti। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता था। ठीक है ना, तो अब हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन v माइनस u बाई t माइनस 0, है ना। फाइनल की जगह v, और ये इनिशियल है, इनिशियल की जगह u, और t फाइनल क्या है, t, और t इनिशियल को हमने मान लिया t0। तो क्या आ गया, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यह कह सकते हैं हम कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें देखो एक रिलेशन मिल गया हमारा, यार एक बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से बढ़ रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आपस में रिलेशन है टाइम एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बॉडी का सर्टेन एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो 3-4 सेकंड के बाद उसका क्या निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो। या आपस में रिलेशन है, इसको याद आपको रखना है। तो इसमें आगे देखोगे, आगे आप पढ़ोगे मैथ में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इस केस में देखो कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर कंपेयर करोगे तो ये ऐसा है, ये c की तरह बिहेव कर रहा है और ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है। अरेंज करके लिखोगे तो v इक्वल टू एटी प्लस यू। तो आप गौर करोगे आप कि ये भी एक क्या है, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करने वाला है, एक्सेलरेशन को शो करने वाला है। स्ट्रेट लाइन क्या शो करने वाला है, एक्सेलरेशन को शो करने वाला है। चलिए हम ग्राफिकल मेथड में देखते हैं, तो हमारा क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। ठीक है,
इसको हम स्लोप बोलते हैं एक्चुअली में। ये जो होता है वो स्लोप होता है। तो इसमें ये हो गया कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहे हो आप, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो एक्सेलरेशन जो होगा उस ग्राफ का स्लोप होगा, उस ग्राफ का क्या होगा, स्लोप होगा। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहे हो, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्सिस में टाइम है, तो मान लो ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा डेल वी बाय डेल टी, तो ये डेल वी बाय डेल टी ही क्या दे देगा हमें, एवरेज एक्सेलरेशन देने वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन देने वाला है। चलिए इसको और डिटेल में बात करते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो हमने क्या बोला कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाले से मोशन से, तो यहाँ दिख रहा है अगर करोगे इसी फॉर्म में कुछ है, तो आप वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ बनाओगे, वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को रख दिया और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रख दिया, कंपेयर कर रहे हो। तो लेट से ये इसका एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो ध्यान दो इसको, ये ओरिजिन होता है जहां वाई और ये वर्टिकल दोनों, जहां वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जहां कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब है कि टाइम बराबर टी बराबर जीरो, वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो। लेकिन इस इक्वेशन में दिख रहा है कि वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास टाइम टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो नहीं था, बल्कि वेलोसिटी क्या है, यू है, यानी ये जो टर्म है हमारा ये यू है, इसलिए ये ओरिजिन से शुरू होना होके यहां से शुरू हो रहा है। ऑलरेडी उसके पास सर्टेन वेलोसिटी था जब हमने स्टडी करना शुरू किया। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है, लेट से कि ये हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये लाइन जोड़ के जैसा ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ था, क्या हो जाएगा, इधर वाला जो चेंजेस आएगा, इधर देखोगे आप, ये जो चेंजेस है, लेट से ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी है या वेलोसिटी है, और ये चेंज इन टाइम है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये जो चेंज, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस में क्या आ गया, चेंज इन टाइम, ऑलरेडी वेलोसिटी वाले चैप्टर में बता दिया है। ये स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर डेल्टा v बाय डेल्टा t, और यही क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन है, तो हम यही बोलेंगे कि भैया वीटी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन में, ग्राफिकल में स्टडी करोगे तो ये कोई स्ट्रेट लाइन होगा, कोई स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ में, वीटी ग्राफ में। तो यही बोल रहे हैं कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप हम निकाल देंगे उस ग्राफ का, तो वो हमें क्या दे देगा, एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा, एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। अब दूसरा बात करते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, अब दूसरी बात करते हैं हम। अब क्या होता है कि अगर हम जिस तरह से, देखो जिस तरह से हम बोले थे, ध्यान देना, जिस तरह से डिस्टेंस और टाइम वाले ग्राफ में, टाइम वाले ग्राफ में उसका एक मिनट फिर से, चलिए उतना डीप में नहीं जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो यहां ध्यान से इसको देख लेते हैं। अगर एक ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में बना हुआ है, अगर एक ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में बना हुआ है, लेट से बॉडी इस तरह से जा रही है, ये बॉडी जो है इस तरह से है, लेट से ये इस तरह से मान लो एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई भी कर्व हो सकता है, मैंने इमेजिनरी ऐसा ही बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा, तो ये कर्व के नीचे का जितना एरिया होगा, ये जो एरिया है, कर्व के नीचे का जो एरिया है, वो हमें वेलोसिटी बता देगा, वो हमें टोटल वेलोसिटी बता देगा। याद रखना, जिस तरह की वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ था, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है, तो उसमें अगर एरिया निकाल देते थे हम, तो क्या निकलता था,
डिस्प्लेसमेंट निकल जाता था। ऐसे ही हम एक्सीलरेशन और टाइम का निकाल देंगे। ग्राफिकल दिया हुआ है तो वो कर्व के नीचे का टोटल एरिया हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। इसे याद रखना है हमें, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से कि क्या होता है, आगे हम पढ़ने वाले प्रूफ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका ऐसे फॉर्मूला आने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन में, प्रूफ करेंगे हम। अभी ऐसे ही बोल रहे हैं, रिलेशन निकालना चाहते हैं ग्राफ में क्या है। तो इसमें कुछ अगर गौर से देखोगे आप, लेट से मानते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो ये क्या बताना चाहता है कि देखो, ये बताना चाहता है कि भैया अगर हमारे पास एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो इसमें दिख रहा है कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का स्क्वायर है। बाद में आप पढ़ोगे तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला का इक्वेशन होता है, जनरल पैराबोला का इक्वेशन होता है। और पाराबोला इस तरह से होता है, कर्व होता है इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे शेप होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो ये रिलेशन है, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो एक्सीलरेशन मिलने वाला हमें, ग्राफिकल जाओगे तो वो पाराबोलिक नेचर का मिलेगा। वो या तो ऐसे भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसे भी हो सकता है, वो जो है ऐसे भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर ये इस तरह से है, एक बार देख लो आप गौर से, अगर वो इस तरह से, कुछ इस तरह से है ग्राफ, तो ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये फॉलिंग है तो बोल देंगे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला है, मतलब ये रिटार्डेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड है। लेकिन ये ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा वो कुछ पैराबोलिक नेचर टाइप का बनेगा, समथिंग व्हाट, पैराबोला की तरह बनेगा, ठीक है ना, पैराबोला की तरह बनने वाला है ये। तो चलिए हम जो है एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं आईआईटी का, हटा रहा हूं मैं ये। देखो ये आईआईटी के क्वेश्चंस है, हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या बोलता है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन जो है पार्टिकल का वो इस तरह से दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। मैंने बोला था कि आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल वैल्यू वाला ना दे के आपको यही देंगे, डिफरेंशियल फॉर्म वाला देंगे, या ग्राफिकल स्टडी पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इज गिवन xt इक्वल टू, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर a b c आर कांस्टेंट, वेयर a b और c ये तीनों एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या बोलता है कि when particle attains zero acceleration, when particle attains zero acceleration, बोल रहा है कि when a equal to 0 what will be its velocity। अगर एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। अगर हमारे वैल्यू दिया रहता, वैल्यू के फॉर्म में होता तो हम चुपचाप से ये फॉर्मूला यूज कर लेते, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी एक्सेलरेशन जब 0 हो जाता और टाइम का पता होता, इनिशियल वेलोसिटी पता होता तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाता। बट ये वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, ये फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो आप कि हमने पहले ही बता दिया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv by dt डिफरेंशियल फॉर्म में। जब भी वेलोसिटी
टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वो इक्वेशन हमारे वेलोसिटी डायरेक्शन देके डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन दे देता है। तो हमारे पास देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, मीन्स इसको 2 बार हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्स टी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वीटी आ जाएगा। हम क्या लिखते हैं भैया कि v जो होता है हमारा वो क्या होता है, dx बाय dt होता है ना। तो हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके vt लिख लिया। अब इधर डिफरेंशिएट करें, a कांस्टेंट है तो कुछ नहीं किया, t का डिफरेंशिएशन करोगे y इक्वल टू एक्स पावर n होता है, तो dy बाय dx जो होता है वो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो ये पावर 1 है, तो करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और t का पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये हो गया a, क्योंकि ये 1 हो जाता। अब इसको देखो, b भी कांस्टेंट है और n की जगह 2 है, तो 2 आगे आ गया, तो 2bt, ठीक है, 2bt। अच्छा, उसके बाद फिर माइनस c कांस्टेंट है और n 3 है, तो 3ct का पावर 2, ये bt आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, उस वैल्यू में निकालना है जब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये प्योरली कांस्टेंट है a, इसके साथ कोई टाइम का फंक्शन नहीं लगा है, तो प्योरली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये 0 हो गया। ठीक है, अब 2b है और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2b लिख दिया हमने। अच्छा, ये 3c कांस्टेंट है, t टू पावर 2 का होगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई और एक t बचेगा, एक पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके हम लिख देते हैं 6ct, 6ct, ये आ गया हमारे पास। तो यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2b माइनस 6ct। ठीक है, अब बोलता है कि वेलोसिटी निकालना व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो हम इस इक्वेशन को, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो हम एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें टाइम का वैल्यू मिल जाएगा इस इक्वेशन को। तो हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 2b माइनस 6ct इक्वल टू 0 इक्वल्स टू, अगर हम करेंगे t इक्वल्स टू 2b बाई 6c, बताओ ये वाले को नेक्स्ट वाले में आ रहा है, तो देखो हमने क्या किया, 0 है तो 2b इक्वल टू 6ct लिख सकते हैं, 2 से काट गया इसको 3, तो टाइम का वैल्यू क्या आ गया, b बाई 3c। तो ये हमारे पास टाइम का वैल्यू आ गया। क्या आ गया टाइम का वैल्यू हमारे पास, t इक्वल टू b प्लस 3c। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अब ये टाइम का वैल्यू आ गया, ये जो टाइम का वैल्यू आ गया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन हमने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। इस टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वो हमको क्या देने वाला है, वेलोसिटी। तो हम क्या है, टाइम का वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो हमारा टाइम आया है ये क्या है, t इक्वल टू बी प्लस 3c, तो हम इस वैल्यू में पुट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा v होने वाला है वो a प्लस 2b, और t की जगह क्या है, t की जगह b बाई 3c माइनस 3c, और t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 3c का स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर। ठीक है, 9c स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c, ठीक है ना, 3c माइनस, अब देखो इसको जरा, एक c से c क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये इससे कट के 3 हो जाएगा, तो फिर ऊपर क्या आ गया, b
b²/3c। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस ये दोनों में इसको ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे तो 3c हो जाएगा ना, एलसीएम ले लिए और ऊपर क्या होगा 2b² माइनस b²। तो अगर करोगे तो क्या आने वाला है, देखो तो a प्लस 2b² में से b² घट गया तो क्या आ गया b²/3c। तो ये इसका वेलोसिटी आ गया। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन वैलिड है, a प्लस b²/4c ऑप्शन है हमारे पास तो ये नहीं है, तो ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन है a प्लस b²/c, ये भी नहीं है। एक ऑप्शन है a प्लस b²/2c, भैया ये भी नहीं है। तो क्या है a प्लस b²/3c, ये बताओ। आईआईटी का क्वेश्चन है, कितने इजी वे में हमें कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे स्टडी को हम देखते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई ना, हमने क्या किया है, सिंपल है। तो ये आपको आपस में रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ये क्या बताना चाह रहा है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताया था हमने कि एक्सेलरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब तक हम स्टडी कर रहे हैं सर्टेन टाइम पीरियड में, तब तक हर एक जगह एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बोलता है ऐसे कि कौन सा फिगर, पहले तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है, और दूसरा बोलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो हमारे पास देखो क्या क्या ग्राफ है, पहला है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, दूसरा है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तीसरा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, और एक और है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ग्राफ। तो हमारे पास 4 ग्राफ हैं। पहले तो ये है, देखो ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, दूसरा जो है ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये हो गया ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, तीसरा बोलता है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ये ऐसा है। फोर्थ में हम जाते हैं तो आप देखोगे ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ओरिजिन है इस एक्सिस का, जहां पर दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते वो ओरिजिन होता है। अब पहली बात तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चलो भैया बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा बोल रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है उसका मूवमेंट जो है वो कहां से, ओरिजिन। तो सबका ओरिजिन चेक करते हैं, जैसे हाँ भैया ये ग्राफ जो जा रहा है ये ओरिजिन से जा रहा है, ये भी ओरिजिन से जा रहा है। चलो एक बात तो समझ में आ गई है, यानी वेलोसिटी टाइम में ये ओरिजिन से जा रहा है, यानी ये समझ में आ रहा है, ये भी बात समझ में आ रही है। जरा इसके बारे में देखें। अच्छा, पहले ही मैंने बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला बॉडी का कैसा रहेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ओरिजिन से चल रहा है, यानी ये ऑप्शन तो चलो ठीक है। इसका नाम दे दिया, देखो ये ए ऑप्शन आईआईटी में ऐसे दिया था, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी, और बोला इसमें कौन कौन सा फिगर सही है, मल्टीपल फिगर सही हो सकता है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहली बार तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या एक पैराबोला बनाएगा, अप पैराबोला या डाउन पैराबोला। देखो ओरिजिन से तो है ही, और एक पैराबोलिक कर्व हाफ पैराबोला बना ही रहा है, तो चलो भैया ये भी यानी सही है, हमारा अभी तक बी और डी सही निकल के आ गया। अच्छा इसमें देखते हैं, ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बात तो सही है अपना। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, मतलब एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वैसा ही कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक सर्टेन वैल्यू आके मानते हैं कि ए नॉट वैल्यू आके वो है, और ये भी तो क्या ओरिजिन से ही है ना, यहीं से t बराबर 0 से ही तो शुरू हो रहा है। बस ये है कि एक्सेलरेशन ग्राफ में ऊपर उठ गया, मतलब सर्टेन
वैल्यू लेके आ रहा है, लेकिन इसके बारे में सोचो आप, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, पैराबोला तो है, चलो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको ओरिजिन से शुरू होना था, कह ना ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका टाइम t बराबर 0 में डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है ये डिस्प्लेसमेंट 0 ना होके t बराबर 0 में कुछ एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है, समथिंग डिस्प्लेस्ड है, तो ये क्या है, गलत है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, बकायदा इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, बट ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ये हमारा ठीक है। इससे इसको कंपेयर मत करना, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसलिए ऑब्जेक्ट को ओरिजिन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 0 होगा t बराबर 0 में, इसलिए एक कर्व यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, इसको आप मत सोचना कि ये लाइन यहाँ से शुरू होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसका सर्टेन वैल्यू तो होना चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हो, t0 से लेकर जब हम मेजर कर रहे हैं से लेकर जिस t टाइम तक ले जा रहे हैं वो कांस्टेंट लाइन है, उसका सर्टेन वैल्यू है एक्सेलरेशन का, ठीक है, वो कंटिन्यू है। तो हमारे पास देखो ऑप्शन दिया था, कौन कौन सा, ऑप्शन बी सी, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन सही हो गया, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी, तो बी सी है नहीं, ए को नहीं, ए बी डी, ये वाली ऑप्शन देखो फोर्थ नंबर, ए बी डी, ए बी डी। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आईआईटी के दो